हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय की व्याख्या हमने अच्छे से पढ़ ली है और इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को भी हमने पिछली क्लास में सॉल्व कर लिया था। आज हमारी अंतिम क्लास में जिसमें हम इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है उसका नाम बताना है। वो है साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। दूसरा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? और ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? हमें बताना है कि ग्राही का हमारे शरीर में क्या कार्य है और अगर ये सही ढंग से कार्य नहीं करे तो ऐसी स्थिति में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ग्राही संवेदनशील अंगों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? संवेदनशील अंगों में। ये क्या करती है? तो ये पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं और इनके द्वारा व्यक्ति पर्यावरण से स्वयं को संतुलित करता है। यानी इन ग्राहियों से जैसी सूचना प्राप्त होती है व्यक्ति उसी अनुसार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और पर्यावरण के साथ अपने संतुलन को बनाए रखता है। यदि ये उचित तरीके से कार्य न करे तो मस्तिष्क सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाएगा या फिर देरी से ग्रहण करेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या हो जाएगा? असुरक्षित हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहा जाता है की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न की व्याख्या हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर की व्याख्या के दौरान इसको हमने पूरी एक अलग से क्लास में समझाया था। तो आपको अगर पूरा विस्तृत में पढ़ना है तो आप एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें। ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ सामान्य जानकारी। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है और ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन सी? द्रुमिका, डेंड्रॉन, कोशिका काय, साइटोन और एक्सॉन। ठीक है। हमारे शरीर में संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं और साथ ही वाहक तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, एक संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं और दूसरी वाहक तंत्रिका कोशिकाएं। जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो अंगों से उद्दीपन प्राप्त करके उस सूचना को कहाँ पहुंचाती है? मेरुरज्जु तक ले जाती है। जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो ग्राही अंगों से उद्दीपनों को प्राप्त करके उस सूचना को मेरुरज्जु तक ले जाती है। वही जो वाहक तंत्रिका कोशिकाएं है वो मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को या सूचनाओं को पुनः उन अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है। इस प्रकार विभिन्न सूचनाओं का अंगों से हमारे मस्तिष्क के बीच में आदान प्रदान होता रहता है। यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाओं के 2 चित्र बने हुए हैं जिसके माध्यम से मैंने समझाया है कि किस प्रकार संदेशों का प्रवाह अंगों से मस्तिष्क और मस्तिष्क से अंगों की ओर होता है। तो समझ लीजिए ये आपका कोई अंग है जैसे त्वचा। त्वचा के माध्यम से आपको कुछ भी उद्दीपन या संकेत प्राप्त हुए, समझ लीजिए आपको कांटा लग गया, आपका हाथ जल गया, ऐसी कुछ भी सूचनाएं प्राप्त हुई, वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? डेंड्राइट के पास। ये वाला हिस्सा है जो डेंड्राइट, यहाँ पर डेंड्राइट से उन उद्दीपनों को किसमें बदला जाएगा? विद्युत आवेग के रूप में बदला जाएगा। ये विद्युत आवेग कहाँ जाएंगे? फिर डेंड्रॉन के पास पहुंचा दिए जाएंगे। डेंड्रॉन से आगे इन्हें कहाँ पहुंचा जाएगा? कोशिका काय के पास। कोशिका काय में क्या होता है? कोशिका काय में केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है और बीच में छोटे छोटे आपको जो ये डॉट दिख रहे हैं ये निसल कण है। कोशिका काय से क्या होगा? इन विद्युत आवेगों को किसमें बदला जाएगा? रासायनिक संकेतों में बदला जाएगा। ठीक है। रासायनिक संकेतों में बदलने के बाद इन्हें आगे कहाँ भेज दिया जाएगा? एक्सॉन के पास भेज दिया जाएगा। एक्सॉन से आगे होते हुए ये इसके अंतिम सिरों की ओर, जिन्हें सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक पुटिकाएं कहा जाता है, वहां पर पहुंचा दिए जाएंगे। फिर 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान
जिसे सिनेप्स कहा जाता है, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक पदार्थ, द्रव पदार्थ भरा होता है, जो इन कमजोर हो रहे संकेतों को फिर से शक्तिशाली बनाकर आगे भेजने का कार्य करता है। और आगे भेजने के बाद ये फिर से उसे डेंड्राइट के पास भेजता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और अंत में संदेशों को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है। फिर होता क्या है कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु इन संकेतों के आधार पर जो भी आदेश उत्पन्न करते हैं या जो भी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, उस प्रतिक्रिया को आदेश के रूप में पुनः मस्तिष्क से कहां तक, उस अंग तक पहुंचा दिया जाता है जहां से वो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, और वो अंग उन सूचनाओं के आधार पर आगे अपनी क्रिया संपन्न करता है। इस प्रकार विभिन्न संदेशों का अंगों से मस्तिष्क की ओर और मस्तिष्क से अंगों की ओर सूचनाओं का आदान प्रदान हमेशा होता रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? तो जो जड़ है वो प्रकाश के विपरीत मुड़कर क्या करती है? अनुक्रिया करती है। जैसा चित्र में दिख रहा होगा कि जो जड़ें हैं वो प्रकाश की विपरीत दिशा में गति कर रही है, जबकि जो तने या शाखा वाला हिस्सा है वो प्रकाश की दिशा की ओर गति कर रहा है। तो पेड़ पौधों का प्रकाश की दिशा के अनुसार गति करना या उनके विभिन्न भागों में वृद्धि होना, यही कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। तो जड़ें प्रकाश के विपरीत दिशा में मुड़ के अनुक्रिया करती है, जबकि जो तना वाला हिस्सा है वो प्रकाश की दिशा में मुड़कर क्या करता है? वृद्धि या गति करता है। इसे ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। अब ये होता किसकी वजह से है? तो पादपों में ऑक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये सूर्य के प्रकाश में तने के अंधेर में भाग में आ जाता है। सूर्य के प्रकाश की स्थिति में ये तने के अंधकार वाले भाग में आ जाता है और वहां की कोशिकाओं को लंबा करके उन्हें किसकी ओर झुका देता है? प्रकाश की ओर झुका देता है। यानी ऑक्सिन हार्मोन पादपों में जो उपस्थित कोशिकाओं है उन कोशिकाओं की वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है, तो जो भाग प्रकाश की दिशा में वृद्धि या गति करता है उसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, जबकि पेड़ पौधों का वो हिस्सा जो प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करता है उसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो पादपों में जो तने वाला हिस्सा है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन की क्रिया को दर्शाता है, जबकि जो जड़ वाला हिस्सा है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन की क्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? यानी अगर किसी कारण से मेरुरज्जु को आघात लग जाए, चोट लग जाए या वो ढंग से कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में किन संकेतों के समाधान या किन संकेतों को प्राप्त करने में क्या होगा? व्यवधान यानी कि कष्ट या समस्या होगी। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया है उनमें मस्तिष्क की भागीदारी निश्चित नहीं होती। यानी सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। तो यदि मेरुरज्जु सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाएगी तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं है वो सही समय पर या उचित तरीके से नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो सभी सूचनाएं हैं वो भी ठीक प्रकार से संचारित नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार कई सारे हमारे अंग या क्रियाएं अपना कार्य करना बंद कर देगी। अगला प्रश्न है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो आप सब जानते होंगे कि जो पादप कोशिकाएं है वो पादप हार्मोन क्या करती है? स्रावित करती है। ये हार्मोन पेड़ पौधों में वृद्धि, विकास और विभाजन को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये पादप हार्मोन ही रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो यदि जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र न हो तो कोशिकाएं जीव की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगी। अतः इन पर नियंत्रण होना बहुत ही क्या है? आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीवों में सामान्य क्रियाओं के लिए भी यह बहुत ही प्रभावशाली है। तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया हो रही है उन सब को नियंत्रण और समन्वय होना जरूरी है। अगर उन होने वाली क्रियाओं में नियंत्रण एवं समन्वय नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारा शरीर एक उचित तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा और एक पादप हो चाहे जंतु हो उसका जो जीवन चक्र है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाओं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच में हमें अंतर बताना है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनैच्छिक क्रियाओं की।
तो इन क्रियाओं को मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे हृदय की धड़कन, सांस लेना आदि। ये सारी क्रियाएं अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन फिर भी इनका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ये क्रियाएं संपन्न होने में ज्यादा समय लेती है। क्या लेती है? ज्यादा समय लेती है। ये क्रियाएं संपन्न होने में ज्यादा समय लेती है। वही बात करें हम प्रतिवर्ती क्रियाओं की, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे गर्म पदार्थ को छूने पर या स्पर्श करने पर तुरंत ही हाथ को हटा देना। इन क्रियाओं में हमारे मस्तिष्क की कोई भागीदारी शामिल नहीं होती है और इन क्रियाओं के संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता है। यही इन दोनों में प्रमुख अंतर है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका एवं हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र और हार्मोनों की क्रियाविधि के में क्या करनी है? तुलना करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं तंत्रिका क्रियाविधि की। तो तंत्रिका जो तंत्र है वो विभिन्न अंगों से तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से, जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती है, उन संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करके उन्हें अपना संदेश भेजता है और क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं विभिन्न ग्राही कोशिकाओं से सूचनाओं को प्राप्त करती है और उन्हें मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। जबकि जो ग्राही कोशिकाएं होती है जो वाहक तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को पुनः उन अंगों तक पहुंचाती है और उन आदेशों के अनुसार वो अंग क्या करते हैं? प्रतिक्रिया संपन्न करते हैं। शरीर में तंत्रिका तंत्र क्या करता है? अपना एक जाल बना देता है। यानी पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं को एक जाल बना होता है और इसकी अपनी एक संरचनात्मक इकाई होती है और उस इकाई के जरिए वो सभी कार्य संपन्न करता है। वही बात करें प्रतिवर्ती क्रियाओं की, तो शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथि ही हार्मोन स्रावित होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में सभी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है, केवल कुछ विशेष ग्रंथियां और कुछ विशेष अंगों में मौजूद ग्रंथियां ही हार्मोनों का स्राव करती है। जैसे कुछ हार्मोन वृद्धि के लिए कार्य करते हैं, कुछ हार्मोन विकास के लिए, कुछ जनन आदि क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। हार्मोन स्वयं ही शरीर में क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। यही इन दोनों में क्या है? प्रमुख अंतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? जब हम सुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो बिल्कुल सिकुड़ जाती है या मुरझा जाती है। एक तो उसमें होने वाली गति और दूसरी हमारे टांग में होने वाली गति, इन दोनों के तरीकों में क्या अंतर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सुई मुई के पादप में गति। तो इस पौधे में गति का जो आधार है वो क्या है? स्पर्श है। यानी जैसे ही हम इसको स्पर्श करेंगे वैसे ही इसकी पत्तियों में गति होगी। जब तक हम इसको स्पर्श नहीं करेंगे इसकी पत्तियों में हमें कोई गति देखने को नहीं मिलेगी। तो मतलब इस पौधे में गति का जो आधार है वो क्या है? स्पर्श है। यह गति पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित है। यहाँ पर जो गति है वो पत्तियों के या तो फैलने पर या सिकुड़ने पर आधारित है। यहाँ पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता है। का परिवर्तन होता है? उसके आकार में परिवर्तन होता है। वही बात करें हमारी टांगों में होने वाली गति की, तो इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। क्या है? मानव तंत्रिका तंत्र है। यहाँ पर जो गति है वो पेशियों के फैलने और सिकुड़ने पर आधारित है। इसके कारण मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने के कारण ये गति संपन्न होती है। यहाँ पैर या उसकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यही दोनों में प्रमुख अंतर है। तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।